ब्रिक्स एज एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर एक बहुत इम्पोर्टेंट फोरम है। ऑल्दो ब्रिक्स का भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज स्टिल वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ सर्टेन कंट्रीज लेड बाय इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो चूंकि इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, तो जो आपने मुझे बताया कि वो अभी जितने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं अपनी अपनी कंट्री के, वो लोग आए इंडिया में और उन्होंने एक डिस्कशन की जिसमें कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वोंग ई हैं, रशियन एनएसए जो हैं सर्गेई शोगू हैं, ईरानियन सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डिप्यूटी सेक्रेटरी निज़ामीपुर हैं, उसके अलावा जो है इंडिया के जो अपने हैं एनएसए, वो उनसे मिलेंगे, ब्रिक्स लीडर से। इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और आई होप कि ये मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल मीटिंग हो और दोनों देश सारे मिलकर के एक सक्सेसफुल ब्रिक्स कन्वेंशन को वो दे, जिसे कह लीजिए इम्पेटस दे। इम्पॉर्टेंट ब्रिक्स की इसलिए बढ़ जाती है, आप देख रही हैं जो मिडिल ईस्ट में भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरिहंत जी। देखिए जो भी हो रहा है मिडिल ईस्ट में और जिस तरीके से अमेरिकन अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ईरान में अपनी मनमानी की, वेनेजुएला में मनमानी की, वो खुद तो नेशनल इंटरनेशनल लॉ मानते नहीं हैं, दूसरे को चाहते हैं कि सारे इंटरनेशनल लॉ माने। इसको देखते हुए एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर की बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसको हटा लिया जाए, मगर एक अल्टरनेटिव बेसिक स्ट्रक्चर तो होना चाहिए कि उस पर स्विच किया जा सके इन द इवेंट ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। जैसे आप देखें रशिया को सारे जो पेमेंट सिस्टम है वहाँ से निकाल दिया था जब इन्होंने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, लेकिन अमेरिका को किसी भी पेमेंट सिस्टम से नहीं निकाला गया जब उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया। अमेरिका को किसी भी पेमेंट सिस्टम से या स्विफ्ट से बाहर नहीं किया गया जब उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक कराया। तो ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा आरजू जी, कि आप करें तो आपको कोई पूछने वाला नहीं हो। आपने खामनेई साहब को मार दिया, मैं भले खामनेई जी का या ईरानियन उस लीडरशिप का कोई प्रशंसक नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो वो ठीक भी नहीं लगते थे, लेकिन इस तरीके से तो किसी की हत्या नहीं की जानी चाहिए ना आरजू जी। उन्होंने पूरे ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जाकर के वो बैठ गए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके ले आए। तो आप बताइए आरजू जी, क्या सैंक्शन लगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर? क्या उनको पेमेंट सिस्टम से निकाल दिया, फाइनेंशियल सिस्टम से बैकड्रॉप उनको ब्लैकआउट किया गया? कुछ नहीं किया गया। तो एक सिस्टम अमेरिका के लिए है, दूसरा एक प्रिंसिपल अमेरिका के लिए है, दूसरा प्रिंसिपल रशिया के लिए या भारतवर्ष के लिए है। हमारे ऊपर उन्होंने जी टैरिफ लगा दिया कि हम रशियन ऑयल खरीद रहे थे, जबकि उन्होंने हमसे कहा था कि तुम रशियन ऑयल खरीदो टू स्टेबलाइज द मार्केट। सो व्हाट वी डिड वाज फॉर द गुड ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। आपने उसके लिए आपने पिनलाइज कर दिया, लेकिन आपने चाइना को उसी रशिया से ऑयल बाई करने के लिए कोई प्यूनिटिव टैरिफ नहीं लगाए। तो मनमर्जी चल रही है। अब उस मनमर्जी को रोकना है। अगर आपको, आप ईरान के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं, मगर आप तो बेइज्जती करते हैं। आज ये जो ट्रम्प साहब है, आज ईरान को FUC के ING कंट्री का है, एफिंग कंट्री का ना, आपने सुना ना कि वी विल नॉट गो टू योर, आपको पता है वो एफिंग कंट्री, ये वर्ड है। इस तरीके से आप जो है MOU साइन करवा लोगे, नेगोशिएशन करवा लोगे, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होगी, ये कोई मीडिएशन है? तो बॉटम लाइन ये है कि आजू जी ब्रिक्स की जो उपयोगिता है वो इस हिसाब से बहुत बढ़ जाती है। 35%, मतलब मुझे स्टैटिस्टिक्स तो याद नहीं है, काफी बड़ी पॉपुलेशन है, क्योंकि चाइना है, इंडिया है, रशिया है और बड़े बड़े देश जो है इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारी कंट्रियां दे आर इन क्यू कि आप हमें भी ब्रिक्स का मेंबरशिप दें, क्योंकि वो एक अमेरिकन हेजेमनी से बाहर निकलना चाहते हैं। आप देखिए ना, ट्रम्प साहब ने मेलोनी साहिबा के लिए बोल दिया कि वो एक फोटो के लिए मरी जा रही थी, मुझसे भीख मांग रही थी एक फोटो के लिए। ही लिटरली सेड दैट शी वाज बेगिंग फॉर अ पिक्चर विथ मी। तो वो तो उनको सफाई देनी पड़ी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ट्रम्प हर एक की इंसल्ट कर रहे हैं, हर एक को इस तरह से जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब उनको पलट के जवाब भी तो आ रहा है। इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अच्छी खासी क्लास ली है ट्रम्प की। हाँ ठीक है, वो तो जवाब आ रहा है, मगर कई ऐसी चीजें जिनका कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है ना। मैंने आपको बताया ना, जो अभी ट्रम्प साहब ने किया है, उन्होंने सो कॉल्ड इतने वॉर रुकवाए हैं, मगर जो वॉर उन्होंने शुरू किए हैं उसकी तो कोई वो हिसाब किताब नहीं दे रहे ना। और जो वो शुरू करके उन्होंने पूरे विश्व की इकोनॉमी को उन्होंने जो है एक तरीके से खतरे में खड़ा कर दिया है। और ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? मेन प्रश्न तो ये है ना, मुख्य क्वेश्चन तो यही है कि तो सर वो अमेरिका इतनी बड़ी इतनी पावरफुल कंट्री है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं उसके जवाब में या उसको कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। ट्रम्प जो है वो उनका जो मन में आता है वो करते जा रहे हैं और लोग कुछ कह नहीं पा रहे। लेकिन ये भी है कि अगर हम बात करें यूके की, तो यूके में भी सर अजीब ही भगदड़ मची भी है। एक बार फिर उनके प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन करवा लिया गया है 2 साल के अंदर। देखिए आजू जी, ये कायर स्टेरमर वाला तो ऑन द कार्ड था, क्योंकि जो ब्रेंसन या समथिंग है जो उनके राइवल थे, उन्होंने जो बाई इलेक्शन है वो जीत गए थे, और उसी समय ये क्लियर हो गया था कि कायर स्टारमर जो है वो रहेंगे नहीं। हालांकि ही वॉज विजिबली वेरी मूव टुडे जब वो अपना क्लोजिंग वो दे रहे थे स्पीच। तो क्योंकि वो लेबर पार्टी के अब चीफ भी नहीं रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे, तो ऑन वन डे ही बेसिकली लॉस्ट एवरीथिंग। तो इसको देखते हुए ये बहुत ही दुख की बात है जो हुआ उनके साथ। लेकिन ठीक है, कायर स्टारमर ने एक तरीके से इंग्लैंड को उस जगह पहुंचा दिया था जहां से कि इंग्लिश लोगों को बहुत, ही वॉज अ हार्डकोर लेबर, और उन्होंने जिस तरीके का पैलेस्टीनियंस के प्रति रुख दिखाया और जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से बॉच्ड अप, जिसे कह लीजिए रिपोर्ट्स पेश करने की कोशिश की, ये जो ग्रूमिंग गैंग थे, खासकर पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग, जिन्होंने वहाँ पे लड़कियों को ग्रूम किया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, रेप किया, तो वो देखते हुए लोगों के अंदर गुस्सा था। इवन लेबर वाज नॉट इंटायरली विथ हिम, और ये तो ऑन द कार्ड था, ये 1.5 महीने से ही तय था कि अगर ब्रैमसन जो है वो, ब्रैमसन या क्या तो नाम है वो, जिन्होंने अभी लास्ट वीक मेरे ख्याल से बाई इलेक्शन जीता है, उसके बाद ही तय हो गया था कि कायर स्टारमर विल नो लॉन्गर बी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो ताल ठोकेंगे और ब्रैमसन ही आएंगे उनकी जगह पे। जी ऐसा ही लग रहा है सर। लेकिन सर ऐसा बार बार हो रहा है यूके जैसी कंट्री में। से पहले भी 2 या 3 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी कह लीजिए टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही हटाए गए या हट गए। उससे हालत तो उनकी भी ऐसा ही है कि जैसे लगता है कि गवर्नमेंट चल नहीं रही है। और वो जो हमारे यहाँ कहा जाता है पाकिस्तान और इस तरह की कंट्रीज में जो बार बार चेंज किया जाता है मिनिस्टर्स को, वो वही हालत होती हुई दिखाई दे रही है। जी, देखिए जैसा मैंने आपसे कहा कि ऋषि सोनक भी आए, उससे पहले भी जो थे प्राइम मिनिस्टर उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। हाँ नहीं, वो तो नहीं, ऋषि सुनक ने तो अपना टाइम पूरा किया, क्योंकि उनको जो मिला लिस्ट ट्रस्ट। मगर पॉपुलर वो भी थे, पॉपुलर लीडर वो नहीं थे। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स वो पॉपुलर नहीं थे उस तरीके, बिकॉज ही वाज नॉट अ वाइट मैन। तो देखिए ऐसा है कि ये जो मैंने आपसे बताया कि कायर स्टारमर हैज अनाउंस्ड ही विल स्टेप डाउन एज ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर, एनालिस्ट सेज हिज रेजिग्नेशन इज लाइकली टू प्रॉपर ग्रेटर मैनचेस्टर मेयर एंडी बर्नहैम, जो मैं नाम बोला था, बेंसन बोला था, गलत बोला था, एंडी बर्नहैम जो है उन्होंने टाल ठोक दी थी, क्योंकि वो स्टारमर की पोजीशन थी नहीं। रही बात कि अब ब्रिटेन में क्यों इतनी इंस्टेबिलिटी, हालांकि लेबर काफ़ी स्ट्रांग है एज फार एज नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट इज कंसर्न, डिस्पाइट दैट वो लीडरशिप नहीं मिल पा रही है, बिकॉज आइडियोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वो लॉस्ट है। अब बीबीसी जैसी कंट्रियां वो खाली भारत को और हम जैसे लोगों को मलाइन करने में सारा दिन रखते हैं। भारत को रेप कंट्री प्रूव करते करते उनको ही नहीं समझ में आया कब उनकी ब्रिटेन जो है वो रेप कंट्री बन गई, रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया ब्रिटेन, उनको समझ में नहीं आया। तो आरजू जी, द बॉटम लाइन इज कि ये तो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हो रही है उसका कारण यह है कि ब्रिटेन इज कंफ्यूज एज टू विच पाथ इट वांट्स टू गो। वो कैसे मल्टीकल्चरलिज्म जो उन्होंने इंपोर्ट किया है उससे वो कैसे लड़ेंगे, या उसका फ्यूचर क्या होगा, ब्रिटेन का फ्यूचर क्या होगा, बिकॉज इस्लामिक टेक ओवर वहाँ पे जो है वो बहुत तेजी से हुआ है। इवन प्रिंस एंड्रू भी इनसे खुश, किंग एंड्रू भी इनसे खुश नहीं थे।
किंग का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो भी उनसे खुश नहीं थे. ही वांटेड बिकॉज द वे ही हैंडल्ड इट वाज ऑल मेस्ड अप. बट यू नेवर नो, अब एंडी बर्नहम आते हैं, देखिए वो क्या करते हो तो फिर समय ही बताएगा. बट ओवरऑल पॉलिटिकल टर्मोइल तो अभी चलेगा. रही बात ऋषि सुनक की, तो ऋषि सुनक लिज ट्रस के बाद आए थे. लिज ट्रस जो थी, उन्होंने अचानक उनका वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई, और उसके बाद ऋषि सुनक ने बहुत अच्छा काम किया था. ऋषि सुनक वाज नॉट पॉपुलर because he was not a white man. So many Britishers did not like the idea that Britain is being governed by a person who is not a white man. But ऋषि सुनक जितने दिन के लिए भी रहे, उन्होंने प्रो ब्रिटेन के काम किए. उनके कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो बहुत एंटी इमिग्रेंट्स थे, नॉट गुड फॉर इंडिया बट गुड फॉर ब्रिटिश पीपल. इमिग्रेशन के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए. उनकी उस समय जो उनकी कैबिनेट थी उसमें 4-5 इंडियन थे. सुएला ब्रिमन, शी वाज एन इंडियन. एक प्रीति पटेल थी, वो भी इंडियन थी, वो खुद एक इंडियन थे. तो वी हैड लॉट्स ऑफ डायस्पोरा. ये जो कायर स्टारमर की जो गवर्नमेंट थी उसमें काफी एक पाकिस्तानी थी जो उनकी होम मिनिस्टर है आज की डेट में, शबनम या शैला या क्या तो कुछ नाम है उनका. वो एक पाकिस्तानी है, कश्मीरी है, पाकिस्तानी कश्मीरी. तो हालांकि पाकिस्तानी कश्मीरी कोई चीज होता नहीं, इंडियन कश्मीरी है, बट वो पीओजे की है जी. कल से तो जेडी वैंस ने जो कुछ कहा है तो पाकिस्तान की तारीफ कर दी. उसने कहा कि दो ही लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, एक इंडियन जो कि मेरी वाइफ है और दूसरे पाकिस्तानी, जो कि उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को कह दिया. तो सर आप लोग तो बहुत परेशान हो गए होंगे कि आखिर हो क्या रहा है. मैं तो बहुत परेशान हुआ, मुझे तो बहुत दुख हुआ कि शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया. कोई बात नहीं, होता है. वो बेचारे दशमलव बन के खड़े थे वहां छोटे से. तो छोड़ो सर, शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया तो नहीं लिया, जिसका नाम लिया आप लोगों के लिए तो वही काफी है ना. हमारे लिए तो सब काम. देखिए ऐसा है, पूरा पाकिस्तान अमेरिका को पानी पीने के गला देता है, ठीक है. और यही मुझे पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त बात लगती है. आज जरा सा उन्होंने तारीफ कर दी तो वो बोली. आपने सुना जेडी वांस ने कहा आसिम मुनीर बहुत अच्छे हैं, मैंने सुना इसको. मैं आपसे कह रहा हूं, कल ट्रम्प साहब ने क्या कहा एक टीवी चैनल पे, उनसे पूछा गया विश्व के 2 नेताओं का नाम बताइए जो आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत ताकत है. तो उन्होंने किन 2 नेताओं का नाम लिया? एक मोदी जी का और एक चाइनीज प्रेसिडेंट का. शायद कहाँ थे उसमें मुनीर? तो साइड पे थे. दोनों हमारे पड़ोसी हैं सर. पड़ोसी की तारीफ होगी, हम भी खुश होंगे सर. हमारे नेबर्स ही तो है. आप भी, मोदी जी भी हमारे नेबर्स हैं और शी जिनपिंग भी हमारे नेबर है. आप हमारी पड़ोसी नहीं है, आप हमारा परिवार है, इसको समझिए. पड़ोसी और परिवार में बहुत अंतर है. पड़ोसी बदला जा सकता है, परिवार बदला नहीं जा सकता. सर पड़ोसी कैसे बदला जा सकता है? आप पड़ोसी कैसे बदल सकते हैं? वहां से चले जाइए कहीं और, पड़ोसी बदल जाएगा. पड़ोसी कहीं और चला जाए. नहीं, पूरी कंट्री उठा के कैसे ले जाएंगे? हमारा पड़ोसी था तिब्बत, हमने उसको चाइना बना दिया, पड़ोसी बदल गया. हमारा पड़ोसी ईस्ट में था पाकिस्तान, वो हमने बदल दिया, वो बांग्लादेश बन गया. सर है तो उधर ही, नाम बदलने से क्या होता है, वही लोग हैं ना वहां पर. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, पड़ोसी बदल जाते हैं, उनकी इंस्टिंक्ट बदल जाती है, परिवार नहीं बदलता. और याद रखिए, दुश्मनियां परिवारों में होती हैं जो एक दूसरे का ब्लड सूट होती है. तो नहीं सर, परिवार एक साथ रहता है सर. परिवार में ये नहीं होता है कि सर आपके पास साथ रहता है, सारे परिवार में बंटवारा होता है. हमारा आपका डिवीजन हुआ है, पड़ोसी में बंटवारा सुना है कभी आपने? परिवारों का बंटवारा होता है यार. कैसी चोरियां ठिठी वाली बातें कर रही है. कभी आपने सुना कि एक परिवार पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के साथ बंटवारा किया? सर आपको 4-6 दिन से पैसे क्या आने लग गए हैं यूट्यूब पे, आप हमें चवन्नी अठन्नी वाली बातें आपको हमारी लग रही हैं. सॉरी 10 पैसा 15 पैसा. कोई बात नहीं सर, हमारे टके बढ़ा दे सर, हमारे टके बढ़ाइए. हम 2 टके के नहीं है, हमारे टके बढ़ा के बात कीजिए. नहीं है तुम्हारी दौलत, नया शोहरत है, ये वाला गाना आपको गाना चाहिए. हम तो पैदाइशी रईस है. ये कौन सा गाना है सर? मैंने कभी नहीं सुना. अरे यार, ये गाना नहीं है, ये तुम्हारी नई है दौलत, नई तुमने शोहरत पाई है. किसी ने सुना है ऑडियंस में से? प्लीज किसी ने गाना सुना है? डॉक्टर साहब मेरी हेल्प में आइए और इस कविता का या ये शेर जो है इसको पूरा कीजिए कि तुम नई है तुम्हारी दौलत, नई है तुम्हारी शोहरत. और ऐसा गाना है. ये गाना सर, ऐसा कोई गाना नहीं बना है सर. मत, मैंने नहीं सुना है भाई. राज जी
थोड़ा सुना एक आ गया मेरे बगल में, गगन ग्रोवर साहब, थैंक यू गगन। वो वैसे ही दिल रखने के लिए बोल रहे हैं। ये गाना तो कभी जिंदगी में नहीं सुना मैंने, और हो सकता है कह रहे हैं काफी मुन्नी मुनीर बदनाम हुई डार्लिंग डॉली के लिए, नॉटी लोग यार आप लोग किसी और गाने की तरफ निकल गए। लेकिन बहरहाल हम जो है वो आते रहेंगे और इन चीजों पे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और तमाम लोग जो आज आए, देखा, सुना, कमेंट किया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम हैं और आप लोगों की वजह से ही हम आते हैं और बात करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू आरजू जी, ऑलवेज देयर। थैंक यू।